हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, हमारे द्वारा विशेष सीरीज शुरू की गई है रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, स्पेशली उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। आप रीजनिंग के प्रश्नों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप यूकेपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा पोर्शन आता है रीजनिंग के प्रश्नों से, बहुत सारे प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स के, आप इनको मिस नहीं कर सकते। उत्तराखंड लोअर पीसीएस में भी 50 प्रश्न आएंगे दोस्तों, आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको इनमें से कुछ प्रश्नों को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको डेली रूटीन पर वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएं, रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएं, जिससे कि आपका रीजनिंग में समझ आपकी विकसित हो सके और आप इन टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए सेशन तो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है। देखिए, उत्तराखंड लोअर पीसीएस में ये प्रश्न आ चुका है। मैं आपको उत्तराखंड लोअर पीसीएस के सारे प्रश्न अभी करवा रहा हूं, क्योंकि अभी लोअर पीसीएस का एग्जाम आएगा, उसके बाद हम अपर पीसीएस के भी प्रश्न आपको करवाएंगे। तो देखिए, सोहन एक दिन कुछ पुस्तकें खरीदता है, अगले दिन इसकी 4 गुना, तीसरे दिन 8 पुस्तक खरीदता है। यदि उसने कुल मिलाकर 38 पुस्तकें खरीदी तो उसने दूसरे दिन कितनी पुस्तकें खरीदी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हैं। सोहन एक दिन कुछ पुस्तकें खरीदता है, माना एक्स पुस्तकें खरीदता है एक दिन, ठीक है। इसके अगले दिन वो उसकी 4 गुना खरीदता है, तो कितनी हो जाएगी 4x, ठीक है। तीसरे दिन 8 पुस्तकें खरीदता है, 8 पुस्तकें खरीदी, और उसने कुल मिला के कितनी पुस्तकें खरीदी 38, यानी कि इन तीनों का जो योग है वो 38 के बराबर होना चाहिए। तो भाई x धन 4x प्लस 8 बराबर हो गया 38, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस x, 4 और 1 कितना होता है 5, तो 5x बराबर कितना हो गया 30, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो 5 छिके हो जाएगा 30, यानी कि x बराबर, यानी कि उसने पहले दिन 6 पुस्तकें खरीदी। तो भाई दूसरे दिन पूछ रहा है, दूसरे दिन कितनी खरीदी होगी, 6 चक्को 24, यानी कि 4 गुना पुस्तक उसने खरीदी। तो भाई ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। नैनीताल से देहरादून जाने के लिए 5 बसें उपलब्ध हैं और इतनी ही बसें देहरादून से नैनीताल के लिए हैं। यदि एक आदमी उस बस से नैनीताल वापस नहीं आना चाहता जिससे वो देहरादून गया, तो नैनीताल और देहरादून के बीच कितने तरीकों से आने जाने की यात्रा की जा सकती है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। देखिए, आपके पास नैनीताल से देहरादून जाने के लिए 5 बसें, मान लेते हैं बस 1, बस 2, बस 3, बस 4 और इसके बाद बस 5, ठीक है। अब आपके पास, जैसे आप नैनीताल से देहरादून जा रहे हैं, नैनीताल से आप जा रहे हैं देहरादून, ऐसे ही आप देहरादून से नैनीताल आएंगे। तो देखिए, आप जिस बस से आए आप उस बस से वापस नहीं आना चाहते, यानी कि अगर आप बस 1 से आए तो आप वापस किससे आएंगे, बस 2 से, बस 3 से, बस 4 से और बस 5 से, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बस 2 से जाएंगे तो आप बस 1, बस 3, बस 4, बस 5, इनसे आप आना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, ये आपके हर किसी के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और ये टोटल कितने हैं 5, तो कितना हो जाएगा भाई 5 गुणा 4, यानी कि कितने तरीके हो गए 20। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे आप अगर 5 तरीके जाने के हैं, ठीक है, और आप उस जिस तरीके से गए उस तरीके से वापस नहीं आते, तो आप उसमें से एक कम कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 5 गुणा 4, यानी कि 5 को 20, ठीक है। ऐसा प्रश्न और भी हो सकते हैं। देखिए, जैसे अगर ऐसा होता कि भाई एक मंदिर है, एक मंदिर में घुसने के 6 दरवाजे हैं, ठीक है, और जिस दरवाजे से घुसे आप उस दरवाजे से वापस नहीं आना चाहते, तो भाई कितना हो जाएगा 6 गुणा 5, तो 6 पंजे कितना हो गया 30। अब अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है, माना ये प्रश्न होता है कि आप नैनीताल से देहरादून जाना चाहते हैं, वहां से 5 बसें नैनीताल से देहरादून के लिए उपलब्ध हैं और देहरादून से इतनी ही बसें वापस नैनीताल के लिए उपलब्ध हैं, तो कितने तरीके होंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 5 गुणा 5। अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो 5 पंजे कितना होता है 25 होता है, ठीक है। सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि जिस बस से आप गए उस बस से वापस नहीं आओगे, तो 5 तरीके जाने के, 4 तरीके आने के, तो 5 गुणा 4 यानी कि टोटल 20 तरीके हो गए आने जाने के।
अगला प्रश्न देखिए, आपका एक पास एक श्रेणी का प्रश्न आ गया। श्रेणी में आपको विलुप्त पद को ज्ञात करना है। उत्तराखंड लोअर पीसेस में आया है, ये 2016 में प्रश्न। देखिए B23 YE17 VH11S, कुछ नहीं करना, पहले आप अंकों को देखिए। 23 और फिर 17, 17 से फिर कितना हो गया 11, यानी कि 6 का गैप। आप 6 कम करते चले जाओ। 23 में से 17 गया, कितना बचेगा 11, सॉरी मतलब 23 में से 6 गया 17, फिर 17 में से 6 गया 11। अब 11 में से 6 गया जाएगा तो कितना बच जाएगा 5। अब यहाँ पर 5 वाला ऑप्शन एक ही है, बाकी है नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी को टिक मार देना है। ठीक है, अब माना 5 वाले 2 ऑप्शन होते तो कोई बात नहीं। तो बी देखिए, बी और ई, बी के बाद क्या आता है भाई सी डी, यानी कि 2 का गैप है। ई के बाद क्या आता है एफ और जी, इसके बाद मतलब 2 का गैप, एफ और जी इसके बाद एच। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। बात भाई एच के बाद क्या आता है HIJ के आता। अब के यहाँ पर 2 हैं तो फिर आप उसको देखते, तो ऐसा है मतलब यहाँ पर सबसे इजी है कि आप अब बीच का अंक देख लीजिए। KP यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप अंक देख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तक तो मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति है इसको आसानी से समझ लेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी अच्छा लॉजिकल प्रश्न है। निम्न में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतया विभाजित है? अब 45 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या होगी? अब 45 से पूर्णतः विभाजित का मतलब ये नहीं कि आप दोस्तों इसको 45 से विभाजित कर रहे हैं। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप 45 के फैक्टर करिए। देखिए 45 के जो फैक्टर होते हैं वो होता है 9 पंजे 45, बस 9 गुणा 5। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 9 और 5 दोनों से डिवाइड होगी तो वो 45 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, रूल पता होनी चाहिए 5 से विभाजित करने के। 5 से विभाजित करने के नियम क्या होते हैं, अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो देखिए इन सभी संख्याओं में अंत में 0 है, अंत में 5 है, अंत में 0 है, अंत में 0 है, मतलब सभी संख्याएं क्या होंगी दोस्तों 5 से डिवाइड होंगी। ठीक है भाई, चलो हमारा ये तो हमारे लिए क्लियर हो गया कि भाई ये आपकी 5 से डिवाइड होंगी। ठीक है, अब हमारे लिए मेन बचता है, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको कर लूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये तो 5 से डिवाइड हो गई, अब हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 का रूल क्या होता है दोस्तों, 9 का रूल ये होता है, 9 से डिवाइड करने का रूल ये होता है कि इस सभी संख्या के अंकों का योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 1 धन, ये पहली वाली संख्या है 1 धन 8 धन 1 धन, सॉरी 1 धन 5 धन 6 धन 0, इसका पहले आप योग चेक करेंगे। ठीक है, तो वो आप चेक करेंगे, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या क्या होगी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 5 से तो सारी संख्याएं डिवाइड हो रही, साफ साफ है। ठीक, तो देखिए 5 6 11 और एक 12, 12 8 20 और एक 21, यानी कि डिवाइड नहीं होता। अब मैं सीधे करूंगा। ठीक है, देखिए 4 और 5 9 और एक 10 और एक 11, देखिए 4 5 9 और एक 10 और एक 11, 3 14 3 17, ये तो नहीं होगी डिवाइड। 17 डिवाइड होता है 9 से, नहीं होता है। ठीक है, अगला देखो 8 6 14, 14 2 16 और 2 18। देखिए 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 बराबर 18 आता है, जो कि 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो रही, 5 से भी डिवाइड हो रही, इसका मतलब ये संख्या 45 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको करते हैं दोस्तों, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे करके आप निकालते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि कोई संख्या 6 से डिवाइड होती, तो 6 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, 2 से डिवाइड होती नहीं होती और 3 से डिवाइड होती नहीं होती। 3 का क्या रूल है, वही जो 9 का रूल है, सभी संख्याओं का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 का क्या होना चाहिए, अंत में क्या होनी चाहिए 2 0 2 4 6 8, अगर ये अंक हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि अंत में एक सम संख्या होनी चाहिए 2 से डिवाइड होने के रूल। तो ऐसे दोस्तों डिवाइड होने के रूल एक बार जरूर देख लेना किसी पुस्तक में। आपको RS अग्रवाल या ये सब बुक अगर आपके पास हैं तो आप देख सकते हैं। RS अग्रवाल की बहुत अच्छी रीजनिंग की बुक आती है। आप अगर मेरे राय माने तो आप उसको खरीद लेना, परचेस कर सकते हो। तो नहीं तो फिर उसके अलावा हम भी यहाँ पर सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 15 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग है। अच्छा प्रश्न है। 15 भुजाओं वाला एक नियमित बहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन, इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। देखिए जैसे इस तरह से मैं आपके सामने एक आकृति बनाता हूँ, हालांकि ये पूरा वो नहीं है, 15 भुजाओं वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरह का बनेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, ये जो आंतरिक कोण है, ये देख रहे हैं आप, ये आंतरिक कोण, ये इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो, एफ, इस तरह से चलता रहेगा। इन सभी आंतरिक कोणों का दोस्तों आपने क्या निकालना है, योग निकालना है।
ठीक है। अब आप इसको किस तरह से करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको फॉर्मूले को बस आपने सीधे याद कर लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सीधा एक फॉर्मूला है, ये होता है 2n-4 गुणा 90 डिग्री, बस। ठीक है। जब आंतरिक कोणों के योग की बात आती है एक रेगुलर पॉलीगन की, यानी कि नियमित बहुभुज की। एन का मतलब क्या होती है, 15 भुजाएं। अगर इसमें 8 भुजाएं होती तो एन की जगह पे क्या रख देते, 8, क्योंकि यहाँ पर 15 है तो एन की जगह पे 15 रखेंगे, रखो यहाँ पर 15। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला चले जाओ रट के, बस हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। तो 15 दूनी कितना होगा, 30, 30 में से 4 गया 26, 26 गुणा 90। ठीक है, 9 छिके होता है 54, 5, 9 दूनी होता है 18, 18 5 हो जाता है 23, तो 2340 डिग्री इसका सम हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपका 6 भुजाओं वाला होता तो क्या होता, 2n-4 गुणा 90। ठीक है, तो n की जगह पे क्या रख देते, 6, तो 2 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 90, ऐसे समझ में आए। ठीक है, इसके बाद 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, 8 गुणा 9, 9 अट्ठे कितना हो जाता, 72, यानी कि 720 होता। ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिए। 6 दूनी 18, 18 में से 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8, 8 9 में 72। तो ऐसे करके आप इसको निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, एक 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी 49 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक आदमी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है को रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। ठीक है, मान लेते हैं ये एक रेलगाड़ी है, ये जा रही है इस दिशा में। ठीक है, ये जा रही है भैया 49 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में। ठीक है, और एक आदमी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, यानी कि इधर को जा रहा है। ठीक है, वो इधर को जा रहा है, और ये जो गाड़ी है ये है 135 मीटर लंबी। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि रेलगाड़ी और जो आदमी है विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर दोस्तों ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना, तो इनकी जो गति है, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, आप इधर को जा रहे हो, वो दूसरी दिशा में जा रहा है, तो एक क्रॉस करने में जो इनकी गति है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये एक ही दिशा में जा रहे होते, जैसे माना ये भी इधर को जा रहा होता और ये भी इधर को जा रहा होता, तो इनकी गति आपस में क्या हो जाती, सब्ट्रैक्ट हो जाती। क्योंकि ये 49 किलोमीटर से इस दिशा में जा रहा है, ये 5 किलोमीटर से इस दिशा में जा रहा है, तो इनकी गति क्या हो जाएगी दोस्तों, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि जो कुल गति है टोटल है वो आपका कितनी हो जाएगी भाई, 49 + 5। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, आप इधर को जा रहे हो, वो उधर को जा रहा है, तो दोनों की गति आपस में ऐड हो जाएंगी। तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब आपसे देखो एक चीज और यहाँ पर बता रही है, थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिए। अब आपसे ये कह रखा है कि भाई ये 135 मीटर है, ये किस में है, किलोमीटर प्रति आवर में। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप 54 किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करिए किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा इसको 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना, ये रूल समझ बिल्कुल याद कर लेना कि अगर आपको किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना होता तो 18/5 से करते। ठीक है, तो 18 तियां कितना हो गया, 54, और 5 तियां कितना हो गया, 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड इनकी कुल गति हो गई, औसत गति। ठीक है, अब 135 मीटर की रेल को पार करना है। अब 135 मीटर क्या है दोस्तों, दूरी, और ये क्या है, चाल। तो भाई चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, होता है ना, दूरी बट्टे समय। तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है दोस्तों। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है 135, और चाल कितनी निकाली दोस्तों आपने अभी, 15। तो 15 नमा कितना होता है, 135, यानी कि 9 सेकंड लगेंगे पार करने में एक दूसरे को। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझिए लॉजिक को कि ट्रेन इधर को आ रही है और आदमी इधर को जा रहा है, तो यानी कि दोनों की जो स्पीड होगी एक दूसरे को क्रॉस करने पे, तो वो एक दूसरे की स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये आदमी भी इधर को जा रहा होता, ट्रेन भी इधर को जा रही होती, तो हम ट्रेन की स्पीड में से आदमी की स्पीड को माइनस कर देते। समझ में आया, तो ये आप लॉजिक समझिए। अगला प्रश्न देखिए, अनुपात वाला।
3:4:6 के अनुपात में तीन संख्या है, उनका गुणनफल है 1944, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। बहुत इजी सा प्रश्न है। देखिए, तीन संख्याएं अगर 3:4:6 में है तो एक संख्या को मान लीजिए 3x, दूसरी को मान लीजिए 4x और अगली को मान लीजिए 6x। ठीक है, इन तीनों में एक्स्ट्रा होगा ना कॉमन, जब तीनों कट गया होगा तभी तो 3:4:6 लिख दिया। आप इसको 3-4-6 नहीं लिख सकते डायरेक्टली, है ना। हो सकता है कि x की वैल्यू 2 रही होगी तो ये रहा होगा 6, ये रहा होगा 8 और ये रहा होगा 12, है ना। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है ना। तो अनुपात है उनके बीच का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनका गुणनफल है 1944। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या, यानी कि आपको सिंपली है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी 6x वाली। ठीक है, तो पहले तो आपको ये निकालना है। तो चलिए अब देख लेते हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, इनका गुणनफल करिए। क्या हो जाएगा भाई, 3x गुणा 4x गुणा 6x बराबर हो जाएगा 1944। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो पहले x x x यानी कितना हो गया, x का क्यूब। ठीक है, 1944 बट्टे इसको इधर ले आओ 3 गुणा 4 गुणा 6। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसको काटना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 3 से डिवाइड होता है। देखिए मैंने आपको रूल बताया था क्या, 4 4 8। ठीक है, 8 और एक 9, 9 9 18, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि सारे जो अंकों का योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 3 छिक्के होता है 18। ठीक, फिर 3 चक्को 12, सॉरी 3 चक्को 12 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 छिक्के 18 हो गया, एक जाएगा, 3 चक्को 12, 2 जाएगा, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब देखिए फिर से 4 से डिवाइड होता है। 4 का डिवाइड होने का रूल क्या होता है कि आखिरी के दो अंक 4 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, या आखिरी में 2 जीरो होने चाहिए। तो साफ साफ है 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छिक्के 24, 4 दूनी 8। अब इसके बाद 6 से डिवाइड, क्या ये 6 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसके लिए भी रूल है, वही रूल है कि भाई 2 और 3 से डिवाइड, 2 से तो ये डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 8 और 1 9, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करके दोस्तों हम इसको निकालते हैं। देखिए 6 से डिवाइड होने का रूल मैंने अब भी आपको ऊपर बताया। क्या होता है 6 से डिवाइड होने का रूल, कि भाई 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। देखिए 2 से होगा, बिल्कुल होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम 9 है, तो 9 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो चलिए इसको मैं डायरेक्टली 6 से डिवाइड कर देता हूँ। 6 से डिवाइड करने का रूल क्या हो जाएगा, 6 6 दूनी 12। ठीक है, और कितना बचा, 6 और ये 6 सत्ते 7 छिके 42। तो भाई कितना आ गया, एक्स क्यूब बराबर आ गया 7। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या होगी बताओ, किसका क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, यानी कि x बराबर क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। ठीक हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई दोस्तों 3। तो अब आपको क्या बताना है, x की वैल्यू आ गई भाई 3, तो आपको निकालनी है सबसे बड़ी संख्या। तो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी रही होगी, यानी कि 6x, यानी कि 6 गुणा 3। तो 6 तियाँ कितना होता है, 18। ठीक है, तो यानी कि 18। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों, 18। तो मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है कि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो 3 आई। तो 3 आई का इसका मतलब है कि 3 तियाँ 9 और 4 तियाँ 12 और 6 तियाँ 18, यानी कि 3 संख्या वो रहेगी। और इनका जो अनुपात है उसमें से आपका क्या हो गया भाई, 6 जो 3 है वो कट गया, तो 3:4:6 आ गया, इसलिए हमने उसको 3x 4x और 6x माना, है ना। तो संख्याएं क्या रही, 9 12 18, और इनका अनुपात है 3 और 4 और 6, 3:4:6। अगला प्रश्न देखिए, जो कि वेन डायग्राम से है, प्रोबेबिलिटी जिससे भी आप मानिए, स्टैटिस्टिक्स किसी से भी इस प्रश्न को मान सकते हैं। एन ए यूनियन बी बराबर है 5, एन बी बराबर है 3, एन ए बराबर है 4, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों इसके लिए तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप उसको याद करिएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, सेट थ्योरी से है ये प्रश्न वैसे। एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बस आपके पास ये फॉर्मूला आपको पता हो गया, तो बस आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, जैसे यहाँ पर ए यूनियन बी है ना, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो निकालना होता है, अभी यहाँ पे ये निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला कारगर है। अगर हमें ये निकालना होता है तो हमारे लिए
सॉरी, अगर हमें ये निकालना होता तो हमारे लिए ये फॉर्मूला कारगर होता। तो भाई अभी हमें ये निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ इसको, दिख जाएगा आपको। देखिए ए यूनियन बी की वैल्यू को आपको एन ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। ए यूनियन बी कितना है दोस्तों, सॉरी पहले आप एन ए देख लो, एन ए कितना है 4, एन बी कितना है 3 दे रखा है ना, एन बी है 3, एन ए है 4 माइनस एन ए यूनियन बी कितना दे रखा है भाई 5। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एन ए है, ये एन बी है और ये एन ए यूनियन बी है। सिंपली रख देना है एन बी एन ए यूनियन बी, ठीक है। 4 3 -5, तो भाई 4 और 3 कितना होता है 7, 7 में से 5 गया बन जाता है 2। तो यानी कि 2 इसका राइट आंसर है, यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा अच्छे लेवल का है लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाली रोशनी उससे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। पहले तो ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। एक प्रकाश स्रोत से, मान लेते हैं एक प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है, कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, फिलहाल यहाँ पर मोमबत्ती दे रखा है। इससे जो प्राप्त होने वाली रोशनी है, इससे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ रोशनी कहीं प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों, वो जो दूरी है वो मान लेते हैं आर, ठीक है। तो इससे प्राप्त होने वाली जो रोशनी है दोस्तों, ये जो लाइट इससे प्राप्त हो रही है, ये लाइट है, ये उससे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जो लाइट प्राप्त हो रही है दोस्तों, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। पहले तो दूरी का स्क्वायर कर लो और उसका फिर उल्टा कर दो। अगर समानुपाती होता तो L प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो ये उल्टा हो जाएगा, L प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इसको खोलेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा L बराबर, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, जब खुलता है तो K/r² आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप एक रिलेशन को समझ लीजिए, ठीक है। ये ठीक, जहाँ पर K क्या है दोस्तों, एक नियतांक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बस आप ये मान लीजिए कि K की वैल्यू K ही रहेगी हर जगह, बस हम मान लेते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली L बराबर 1/r² भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो सही नहीं रहेगा मैथमेटिकली, मतलब अगर फिजिक्स के तौर पे देखें, ठीक है। तो L बराबर हो गया K/r², ठीक है। अब देखिए क्या है, प्रारंभ में मोमबत्ती पुस्तक से 10 सेंटीमीटर दूर रखिए। अब देखिए प्रारंभ में, देखिए प्रारंभ में जो मोमबत्ती है वो इस पुस्तक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई थी, ठीक है, ठीक। अब ये कह रहा है कि अब उसे और कितनी दूर और रखना चाहिए ताकि पहले से ठीक आधी रोशनी प्राप्त हो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसे और कितना दूर रख दें, यानी कि मोमबत्ती को यहाँ पहुंचा दो, ठीक है। और जो इससे लाइट मिल रही है, यानी कि इससे L मिल रही है, तो अब इससे कितनी मिलने लग जाए, L/2 मिलने लग जाए, यह, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस दोस्तों निकालनी है, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं किस तरह से ये प्रश्न बनता है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए प्रारंभ में जो मोमबत्ती है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, यानी कि आपको मिल रही है फुल लाइट, ठीक है। और ये है आर कितना है दोस्तों 10, आर वैल्यू कितनी है 10, तो यानी कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या किया, मोमबत्ती को ये दूर यहाँ ले आए, ठीक है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस हो गई x, मान सकते हैं ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई x, माना आपने x सेंटीमीटर दूर रख दिया, ठीक है। और जो लाइट प्राप्त हो रही थी वो कितनी हो गई, बिल्कुल आधी, यानी कि L की जगह पे कितना हो जाएगा L/2 बराबर हो जाएगा, देखिए K तो नियतांक है, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमने दोस्तों कुछ ही नहीं करना, अब हमने इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर देना है। यहाँ से मुझे L और K को गायब कर देना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 से 2 को डिवाइड कर दूंगा। अब देखिए डिवाइड करने का रूल क्या होता है, देखिए L/2 है, तो क्या होगा, ये 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जब भी आप दो भिन्नों को डिवाइड करते हैं ना, मैं आपको यहाँ पर रूल बताता हूँ, जैसे A/B डिवाइड करना है C/D, तो जो D है वो ऊपर चला जाता है, C नीचे चला जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A/B इंटू D/C, ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पर भी वही करना है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना है। तो क्या होगा, देखिए L/2, तो आपने क्या करना है, सिंपली इंटू ये हो जाएगा 2/L, ठीक हो गया। यानी 2 ऊपर चला जाएगा, L नीचे चल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करो, देखो K/10 का स्क्वायर है, डिवाइड कर रहे हैं तो x उल्टा कर दो, बस उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, x² / K, ठीक हो गया।
तो बस यहाँ से देखिए L से L कट जाएगा, चलो मैं इसको दूसरे पेन से करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा K से K कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 गुणा 2 यानी 200, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों अगर हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा अंडर रूट 200 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 200। स्क्वायर रूट ऑफ 200 को लिख सकते हैं 2 गुणा 100, ठीक है। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पर आप समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये जो डिस्टेंस आई आपकी, ये जो डिस्टेंस आई वो आई पूरी 10 रूट 2। आपको निकालनी है सिर्फ ये वाली, ध्यान रहे आपको निकालनी है ये वाली। तो ये वाली कितनी होगी बताओ दोस्तों, 10 रूट 2 में से 10 को माइनस कर देंगे। वो कह रहा है ना कि भाई और कितना बढ़ाएं, तो 10 रूट 2 की डिस्टेंस अगर आप रखेंगे 10 रूट 2 की तो आधी रोशनी होगी। तो अब वो पूछ रहा है कि और कितना बढ़ाएं, तो यानी कि कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 रूट 2 में से आप 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए इसको मैं इससे दिखाता हूँ। देखिए ये डिस्टेंस आपकी 10 है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आई 10 रूट 2। तो आपने सिंपली क्या कर देना है, 10 रूट 2 में से 10 को माइनस कर देना है, तो आपकी ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यही प्रश्न पूछा गया, मैं मानता हूँ कि थोड़ा अच्छे और टफ लेवल का क्वेश्चन है। तो 10 में से 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा √2 - 1। क्या पता ये प्रश्न आ जाए एग्जाम में, तो समझ जाइए, सीधे ऑप्शन में टिक लगा देना भाई, कितना हो जाएगा 10 √2 - 1 सेंटीमीटर। या इसके जैसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कम से कम एटलीस्ट पता तो लगेगा कि भाई किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने एक सिंबल दिया हुआ है, सिंबल का अपनी कोई मीनिंग होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग इसको निकालना पड़ता है। देखिए 5 और ये एट द रेट दे रखा है, 5 एट द रेट 6 बराबर है 61, 8 एट द रेट 10 बराबर है 164, 7 एट द रेट 9 बराबर है, आपको बताना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लॉजिक है, लॉजिक को लगा के सोचिए। 2 मिनट मतलब 2 सेकंड में आपको देता हूँ, 2 मिनट तो दे नहीं सकते, 2 मिनट में तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। पॉज करके भी आप इसमें थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि मैं जल्दी जल्दी में बताते चला जाता हूँ, लेकिन आप पॉज करके आराम से वीडियो को देख सकते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये सहूलियत आपको मिलती है यूट्यूब में, यही फ़ायदा होता है जब आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। लाइव जब आदमी पढ़ाता है तो शायद उतना मौका नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पर आप पॉज कर करके आसानी से देख सकते हैं। हाँ, ये बात है कि आपके और मेरे बीच में इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है ना, तो वो चीज़ थोड़ा कमी है वर्चुअल जब आप मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि भाई आप आसानी से वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या है लॉजिक। देखिए आपने कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर करना है और 6 का स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6 यानी कि 61 आ जाएगा। इसी तरह से 8 का स्क्वायर होता है 64, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो आ जाएगा 164। तो भाई ऐसे लॉजिक लगाओ, 7 7 जा 41, 49, 9 9 जा 81, 9 और 1 10, 8 और 4 1 12 और 1 13, ठीक है भाई। तो 130 इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इस श्रृंखला को आपने देखना है और अगली संख्या क्या होगी ये आपने बताना है। 80 10 70 15 60। देखिए ऑल्टरनेट सीरीज है। ऑल्टरनेट का मतलब है कि जब आपको एक एक टर्म छोड़ना पड़ता है। देखिए 80 और 70, 70 और 60 यानी कि 10 10 का गैप, ठीक है। अब अगला टर्म क्या होगा, अगले वाले टर्म के बाद आएगा, यानी कि इसके बाद आएगा, तो हमें 10 को देखना पड़ेगा। 10 15, 15 के बाद क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स 20 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आएगा 20 और फिर उसके बाद क्या आएगा, 60 के बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पर 50 आना चाहिए, ठीक है। बस उन्होंने थोड़ा घुमाने फिराने के लिए, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लेवल के हैं, कुछ प्रश्न लेकिन इसमें बहुत हाई लेवल के हैं, ठीक है, ये बात तो माननी पड़ेगी, ठीक। तो 80 70 60 फिर इसके बाद आएगा 20, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कुल 4 लड़कों और 4 लड़कियों में से 3 लड़कों और 2 लड़कियों के समूह का कितने तरीकों से गठन किया जा सकता है। अब देखिए फिर से एक ऐसा प्रश्न आ गया जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, जैसे कि पहला प्रश्न आया था, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 2 सिंबल मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उन सिंबलों के बारे में जान लीजिए, फिर उसके बाद आप आगे समझते हैं, ठीक है, लॉजिक को। देखिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिंबल होता है फैक्टोरियल। पहले आप समझ लीजिए फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मैं कहता हूँ 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है, यानी कि शुरू की जो 4 प्राकृतिक संख्या उनका गुणनफल। अगर मैं 5 फैक्टोरियल बोलूँगा तो क्या होगा बताइए, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1,
इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं 8 फैक्टोरियल बोलूँगा तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो ये चीज़ तो हो गई क्लियर, अब फैक्टोरियल समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। ठीक है, देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जब हम सिलेक्शन करते हैं, चुनते हैं, ठीक है, चुनने के तरीके, जैसे मैं कहता हूँ भाई आपसे 5 में से 2 लोगों को चुनने के तरीके, तो 5 में से अगर आपको 2 लोगों को सेलेक्ट करना है तो 5C2 होता है, ये C का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 5C2 का मतलब क्या है। 5C2 का अर्थ सीधा है कि भाई आपने कितने हैं, 2 है ना, तो आपने 5 गुणा लिख देना है 4, 2 बार खोलना है, डिवाइड में 2 है तो 2 क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। अभी मैंने आपको बताया 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 गुणा 1। ठीक है, चलिए ये समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, एक और बताता हूँ। चलिए मैं कहता हूँ 8 में से 4 लोगों को चुनना है, तो क्या हो जाएगा 8C4। अब देखिए 8C4 का मतलब क्या होगा, 8 4 तक खोलना है। ठीक है, 8 7 6 और फिर क्या आएगा 5, 4 आ गए टर्म, डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 4 है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया फिर से बताता हूँ। मैं कहता हूँ 7C2, 7C2 का अर्थ क्या है, 7 के 2 टर्म तक खोलना है, 7 गुणा 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर बताता हूँ 9C, चलो मैं मानता हूँ 3, तो 9 को 3 टाइम खोलना है, यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल मैंने आपको बता दिया, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1, जैसे 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक हो गया, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, तो अब देखिए हम इसको इसी तरह से करते हैं दोस्तों, यही हमारा तरीका होता है। जैसे मैंने आपको हाथ मिलाने वाला तरीका भी बताया था कि एक हॉल में अगर 10 लोग हैं और सबको एक दूसरे से हाथ मिलाना है तो उसके तरीके होते हैं 10C2। 10 लोगों को 2 लोगों से हाथ मिलाने, तो क्या हो जाएगा भाई, 10 गुणा 9/2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1। ये ऐसे करके हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इसका लॉजिक पता लग जाए तो इसके बाद ये प्रश्न बहुत ही ईजी हो जाते हैं। ये प्रश्न मतलब आप चुटकियों में सिर्फ मुंह जवानी इसको कर लेंगे, ऐसे प्रश्न होते हैं ये। ठीक है, इसमें कोई आपका समय बर्बाद नहीं होगा, इवन बस देखना है और टिक मारना है, ऐसे प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 लड़कियां, 4 लड़कों और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 2 लड़कियों को छांटना है। आपके पास हैं 4 लड़के, 4 लड़कियां। ठीक है, 4 लड़कों में से 3 लड़कों को छांटना है और 4 लड़कियों में से 2 लड़कियों को छांटना है। इसके कितने तरीके हो सकते हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगा भाई, 4C3 4C2, समझ में आया, 4C3 इंटू 4C2, ये इसके तरीके होते हैं, समझ में आया। ठीक है, तो अब बताइए, मैंने आपको 4C2 और 4C3 खोलना सिखाया। ठीक है, मैं इसमें एक लॉजिक और बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जो 5C1 है या 5C2 है, तो 5C2 5C3 के बराबर होता है। आपने क्या करना है, 5 में से 2 को माइनस कर देना है। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ 6C1, तो 6C1 किसके बराबर है, 6 में से 1 कर दे, 6C5 के बराबर होता है। ठीक है, आप 6 में से 1 चुनने का उतना ही तरीके होते हैं जितना 6 में से 5 चुनने के तरीके होते हैं। इसका मतलब ये है 4C3 है तो आप उसको 4C1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब शॉर्ट तरीके होते हैं करने के। ठीक, तो आपको चलो मैं एक लॉजिकल, पहले मैं आपको सिंपली जैसे मैंने आपको सिखाया था मैं वैसे बताता हूँ, फिर शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। देखिए 4C3 मतलब आपको 4 को खोलना है 3 तक, क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, बट्टे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको आप लिखेंगे 4 गुणा 2 टाइम तक खोलना है, 3/2 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 गुणा 3 गुणा 2 बट्टे 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 इंटू 4 गुणा 3, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। अब आप काटो, 2 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 6 चक्को 24, तो 24 इसके टोटल क्या होंगे दोस्तों, तरीके होंगे। ठीक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको 4C3 एंड 4C2 है, तो देखिए 4C3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 4C1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 4C3 को इंटू 4C2 है ना, तो मैं इसको 4C1 लिख सकता हूँ।
और 4C2, 4C2 को तो मैं 4C2 ही लिखूंगा क्योंकि 4C2 में से 4 में से 2 जाएगा, दोबारा 4 ही आ जाएगा, तो मिडिल का टर्म है। अब 4C1 को मतलब क्या करना है, एक ही बार खुलना है 4, एक ही बार खुलना है 4 बट्टे 1 फैक्टोरियल एक ही होता है, ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बस, और इसको कितना खुलना है 4 गुणा 3 बट्टे 2, तो यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। देखिए जो कॉम्बिनेशन वाला मैंने आपको तरीका बताया सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों। आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि एक आपके पास एक पॉलीगन दिया होगा, उसके अंदर डायगोनल की संख्या निकालनी है ना, तो ये कॉम्बिनेशन हर जगह यूज़ होता है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को सीख लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, खासकर इस तरह के प्रश्न में जहाँ पर ये पूछा जाता है कि इसको पहनने के कितने तरीके हैं, आने के कितने तरीके हैं, जाने के कितने तरीके हैं, मैच खेलने के कितने वे होते हैं, है ना। डोर में ओपन मतलब वही जो रास्ता है कि भाई एक दिल्ली से देहरादून जाना है, जाने के तरीके आने के तरीके, मतलब कहने का मतलब है कि आपको तरीके निकालने आ जाएंगे। गठन जो तरीका है वो कितने तरीके से आप कर सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ज़रूर सीखें, इसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कभी हो सकेगा तो आपके लेवल का मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी जरूर आपको बताऊंगा कि भाई किस तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 4 दरी बुनने वाले 4 दिन में 4 दरी बुनते हैं, उसी गति से 8 दरी बुनने वाले 8 दिनों में कितनी दरी बुनेंगे। अच्छा प्रश्न है। कोई भी बोलेगा भाई 8 दरी 8 दिनों में 8 बुनेंगे, नहीं, गलत। देखिए कैसे, 4 दरी बुनने वाले लोग हैं, वो 4 दिन में 4 दरी बुनते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो है, जो 4 लोग हैं वो एक दिन में एक दरी बुनते हैं, यही तो है इसका मतलब। भाई एक दिन में अगर जब वो 4 दिन में 4 दरी बुनते हैं तो 4 लोग एक दिन में एक दरी बुनते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इनको 8 बना दूं, 4 की जगह पे 8 कर दूं, तो दोस्तों वो 8 अगर जो लोग हैं, मतलब कि 4 में इसमें एक्स्ट्रा मजदूर अगर मैं जोड़ दूं, तो आप लॉजिक लगाइए कि जो 8 लोग हैं वो एक दिन में, ये दिन है, ठीक है, ये डे हैं, और ये आपके क्या है, नंबर्स, ठीक है, यानी कि दिन में। तो वो एक ही दिन में कितनी दरी बुन देंगे भाई, 2, क्योंकि भाई जो 4 लोग हैं वो एक दिन में एक दरी बुनते हैं, तो जो 8 लोग हैं वो एक दिन में 2 नहीं बुन देंगे, क्योंकि उतने एक्स्ट्रा 4 और जुड़ गए, क्योंकि वो कह रहे हैं ना उसी गति से 8 दरी बनाने वाले। तो भाई आप ये बताइए कि 8 दरी वाले, अगर 8 दरी बुनने वाले एक दिन में 2 दरी बुनते हैं, तो 8 दिन में कितनी बुनेंगे, 8 दूनी 16, यानी कि 16 दरियां वो बुन देंगे। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर लोग यही लॉजिकल गलती करते हैं। समझ में आया आपको? फिर से मैं आपको समझा दूं, भाई 4 लोग हैं, 4 दिन में 4 दरी बुनते हैं, ठीक है, यानी कि जो 4 लोग हैं वो एक दिन में एक दरी, यानी कि उनका पर डे वो एक दरी बुनते हैं। अब उनमें 4 अगर हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो वो एक दिन में 2 दरियां नहीं बुनने लग जाएंगे। तो भाई 8 लोग एक दिन में अगर 2 दरी बुनेंगे तो 8 दिनों में 16 दरियां बुन देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहे तो मानव के खून का रंग क्या है। मानव के खून का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल। तो सिंपली ये देखो कि लाल को क्या बोला जाता है, लाल को क्या बोलते हैं, पीला, बस। तो आंसर क्या हो गया, पीला। आपको कहीं और देखना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई सफेद को नीला, नीले को काला, लाल को पीला, ऐसे मत, बस सिंपली ये देखो भाई लाल को क्या बोलते हैं, बाकी ये तो सब ये लिखते रहेंगे, चाहे 25 तरह की चीज लिख दें। मानव के खून का रंग होता है लाल, और लाल को यहां पर क्या बोलते हैं, पीला, बस। तो पीला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा कि इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं, यानी कि सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है। देखिए ये शालिनी है, ठीक है, इन्होंने एक सज्जन की ओर, यानी कि एक मैन है, उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि इनके जो भाई हैं, यानी कि इनके पॉजिटिव, देखिए हम कैसे दिखाते हैं पॉजिटिव, ठीक है। उन्होंने कहा इनके इकलौते भाई, भाई इनके इकलौते भाई हैं, वो मेरे बेटे के पिता हैं, यानी कि जो मेरा बेटा है, अगर इनका बेटा प्लस माने, उसके पिता यानी उसके पिता भी क्या होगा, प्लस, ठीक है, तो उनके भी पिता है वो। कहने का मतलब ये है कि यानी कि जो शालिनी है, शालिनी का ये कौन होगा, पति, ये बंदा कौन है, पति, और ये इसका बेटा है, तो यानी उसके पति के पिता, यानी कि शालिनी के कौन है, वो ससुर है, ठीक है। शालिनी के ससुर का कौन है, भाई है वो, ठीक है। सिंपली आप देखिए, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए कहा इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं। मेरे बेटे के पिता कौन है, मेरे बेटे के पिता कौन हुआ, शालिनी का पति,
सिंपल, शालिनी का पति, शालिनी के पति के पिता कौन हुए, शालिनी के ससुर, और शालिनी के ससुर का कौन है, वो भाई है, इकलौता भाई। तो शालिनी के ससुर का इकलौता भाई एक्चुअली शालिनी का ससुर ही टाइप का हुआ ना, तो इनमें से कोई नहीं बनता ना, वो भाई है, चाचा है, दादा, कुछ भी नहीं बनता, वो क्या बनेगा, उसका ससुर ही बनेगा एक तरीके से। शालिनी के ससुर का भाई तो क्या हुआ, उसका ससुर ही हुआ। अगर वो बड़ा भाई है तो ताऊ बन जाएगा, या फिर छोटा भाई तो चाचा, जो भी हम आज के ज़माने में कहते हैं। तो लेकिन वो नहीं हुआ, मतलब चाचा वैसे चाचा नहीं है, वो नहीं बनेगा, मतलब ससुर टाइप का ही बनेगा, जो भी बनेगा ससुर। तो इनमें से कोई भी लॉजिक नहीं बनता, मतलब ससुर ही बनना चाहिए, उसको ससुर का भाई कहा जाएगा वैसे उसको, ठीक है। ससुर के भाई को अब जो भी बोला जाता होगा, मुझे इतने बारे में पता नहीं है, लेकिन उसको दादा चाचा भाई तो नहीं बोला जाता, ठीक है। एक और प्रश्न देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक साल सोमवार से शुरू होता है, ठीक है, एक साल आपका क्या है, सोमवार से शुरू होता है और मंगलवार को समाप्त होता है। इस साल 16 जनवरी से 15 मार्च तक कितने दिन होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक साल है वो मंडे से शुरू हो रहा है और ट्यूसडे पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जो नॉर्मल ईयर होते हैं ना, 365 दिन वाले, 365 दिन वाले होते हैं, उनमें साल का पहला दिन भी मंडे होता है, तो आखिरी दिन भी क्या होता है, मंडे, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई एक सोमवार से मंगलवार को खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा वाला ईयर है, 366 डे वाला ईयर है, यानी कि वो कौन सा ईयर है दोस्तों, लीप ईयर है। वो सामान्य ईयर नहीं है, लीप ईयर है। एक साल में सोमवार से अगर शुरू हो रहा है, अगर वो मंगलवार को खत्म हो रहा है, तो वो अपने आप में लीप ईयर है, जिसमें 366 दिन है। तो इसमें जो फरवरी होती है वो कितनी होती है, 29 दिनों की होती है, वरना कितनी होती है, 28 दिनों की। बस आपको यहीं पर लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई इस साल 16 जनवरी से 15 मार्च तक, अब बताइए जनवरी कितने दिन की होती है, 31 की। अगर आप 16 जनवरी से काउंट करेंगे, तो 16 से अगर आप करेंगे तो जनवरी में कितने दिन हो गए दोस्तों, 16, ठीक है। भाई 16 जनवरी हो तो 15 + 1 यानी कि 31 दिन की जनवरी, मतलब 31 दिन की जनवरी होती है। 16 जनवरी से काउंट करोगे तो 16 दिन जनवरी के, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, फरवरी। फरवरी मैंने बोला कितने दिन की होगी, 29 दिन की, ठीक है। और मार्च 15 मार्च तक, यानी कि 15 अपने इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो भाई 5 और 6 11 और 9 20, 2 2 2 4 5 और 1 6, यानी कि 60 दिन होंगे कुल मिला के साल में, ठीक हो गया। फिर से आप समझ लीजिए, एक साल का जो पहला दिन होता है वही उसका आखिरी दिन होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 364 दिन में पूरे 52 हफ्ते बन जाते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, ठीक। तो भाई अगर आपकी साल की शुरुआत मंडे से होती है, तो वो मंडे पर ही खत्म होगा, अगर आपका साल है 365 दिन वाला, ठीक है। लेकिन अगर मंडे के अगले दिन खत्म हो रहा है, यानी कि मंगलवार को समाप्त हो रहा है, इसका मतलब वो लीप ईयर है, यानी कि उसमें 366 दिन है। और अगर 366 दिन है तो उसमें जो फरवरी है वो 28 की ना होकर 29 दिनों की होगी। तो बस यहीं से लॉजिक था, और कुछ नहीं इसमें, ठीक। यानी कि आपने 16 जनवरी से अगर आप काउंट करोगे तो 15 + 1 यानी कि 16 दिन बनेंगे, क्योंकि 16 जनवरी भी तो इंक्लूड होगा ना। तो 16 जनवरी को इंक्लूड करते हुए आप जनवरी के दिन गिन लो, तो जनवरी के दिन होंगे 16, फिर फरवरी के होंगे 29, और मार्च 15 मार्च तक है, तो 1 से लेके 15 यानी कि 15 उसमें ऐड कर दिए, तो 60 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 3 वर्ष पूर्व दो भाइयों की उम्र में 2 वर्षों का अंतर था, ठीक है। अब 3 वर्ष पूर्व, ये खाली आपको घुमाने के लिए दे रखा है। अगर अब 3 वर्ष पूर्व दो भाइयों की उम्र में 2 वर्ष का अंतर था, तो भाई आज भी 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी की एज जल्दी बढ़ जाएगी, किसी की एज कम बढ़ेगी। तो भाई आज भी 2 वर्ष का अंतर ही रहेगा, ठीक है। और उनकी वर्तमान उम्र का योग 10 वर्ष में दुगना होगा, ठीक है। देखिए समझिए इसको, मैं सिर्फ लॉजिक से आपको बताऊंगा, ज़्यादा इक्वेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए उम्र दो भाइयों की उम्र में 2 वर्षों का अंतर है, तो एक भाई की उम्र मान लेते हैं एक्स, तो दूसरे की होगी x-2 मान लेते हैं, क्योंकि एक भाई 2 साल बड़ा होगा, 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। अब वर्तमान उम्र का योग, अब वर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा बताइए, इनका ऐड करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 2x-2, ठीक है। यही तो होगा भाई, x + x 2x 2x + 2। तो ये कह रहा है उनकी वर्तमान उम्र का योग 10 वर्ष में दुगना होगा, यानी कि 10 वर्ष इसमें और 10 वर्ष इसमें, दोनों भाइयों की 10-10 वर्ष बढ़ेगी ना। तो दोनों भाइयों की जो एज है वो कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों, x + x + 2 + 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो तब ये जो वर्तमान का योग है ये दुगना हो जाएगा, यानी कि 2x + 2 हो जाएगा, ठीक है। जो वर्तमान उम्र का योग है वो दुगना होगा 10 वर्षों में, यानी कि आपने क्या करना है, 10 वर्ष, देखिए 10 वर्ष का मतलब है 10 वर्ष उसकी एज भी बढ़ेगी, 10 वर्ष दूसरे की भी एज बढ़ेगी, यानी कि दोनों में आपने कितना ऐड कर देना है, 20 वर्ष ऐड कर देना है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 2x प्लस ये कितना हो गया 22 बराबर, अब आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 2 दूनी होता है 4x प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। अब आप ये 4x है इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है।
इसको इधर लिया जाएगा तो 4x माइनस हो जाएगा 2x, और ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 22 माइनस 4। ठीक, तो 22 में से 4 गया 18, 4x में से 2x गया 2x बचता है, तो x यहाँ से जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो 9, 18/2 यानी कि 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। आपको क्या निकालनी है, बड़े भाई की वर्तमान उम्र यानी कि x + 2 निकालनी है। तो x कितना आया दोस्तों 9 आया, और प्लस 2 यानी कि 9 और 2 11। तो बी वाला ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखिए, एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर को मुड़ता है, 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर जाता है, और आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। कुछ नहीं करना है, एक साइकिल सवार है, ये पूर्व की दिशा है, 20 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। फिर वो उत्तर की ओर को मुड़ता है, उत्तर कहाँ की ओर को होता है, ऊपर की ओर को, तो 20 किलोमीटर फिर यहाँ को जाता है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब आप समझ लीजिए, बाएं अपने हाथ को देख लीजिए, आपकी दिशा उत्तर की ओर को अगर आपका मुंह है तो बायां हाथ किधर को होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। तो फिर ये 20 किलोमीटर की ओर को जाता है, ठीक है। तो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है दोस्तों, ये भी कितना होगा 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर ये दूर है, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अधिकतम कौन है। अच्छा प्रश्न है, देखिए निम्न में से अधिकतम कौन है। पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों, जो 0.1 है वो एक्चुअली क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1/10, 1/10 में यानी कि 1/10 में अगर ये है दोस्तों अंश, ये है हर, तो अगर जितना नीचे हर की वैल्यू कम होगी उतना ही ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जैसे पहला वाला देखिए 0.1 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि 1/10 का स्क्वायर रूट निकालना है। 1/10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नीचे की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेकिन उतनी कम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले वाले का मतलब है 0.1 का क्यूब रूट, यानी कि आपने क्या करना है, 1/10 का क्यूब रूट निकालना है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है वो √10 से और छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को, लॉजिक को समझिए, ठीक है। 1/10 की पावर अगर हम 1/5 करेंगे तो इसका मतलब है 10 की घात 1/5 और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जिससे कि ऊपर वाला पार्ट और बड़ा हो जाएगा। तो भाई एक भिन्न है, यानी कि P/Q है, वो कब बड़ी होती है, जब उसका हर छोटा होता है। तो यहाँ पर सीधी बात है कि भाई इसमें से अधिकतम कौन होगा, 0.1 की पावर √5, ठीक है ना, मतलब कि पावर 1/5, क्योंकि ये 1/10 की पावर 1/5 होगा, जो 10 को बहुत छोटा बना देगा, और जब वो 10 को बहुत छोटा बना देगा तो अपने आप ही ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक को समझिए। तो इनमें से अधिकतम कौन है, 0.1 की पावर 1/5। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 की पावर 41 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप किस तरह से करेंगे, देखिए मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 2 की पावर 41 आप डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो क्या रिमाइंडर बचेगा। देखिए इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो 2 है ना, इसको थोड़ा 7 से बड़ा बनाना पड़ेगा, जस्ट बड़ा, यानी कि 2 की पावर देखिए 41 है, तो इसको आप 2 की पावर 3, देखिए 2 की पावर 3 कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे 8 की पावर में लिख सकते हैं, ठीक। आप इसको ऐसा लिखिए, देखिए 2 की पावर 3, ठीक है, और 3 से आप इसको मल्टीप्लाई, इसको मतलब 41 को आपने क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना। 41 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा भाई 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, ठीक है। तो यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों कि 39 मतलब इंटू 13, ठीक है, मतलब इसको ये, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस इसमें 2 आ जाएगा, तभी तो जाके क्या आएगा ना 41 आएगा, ठीक। तो यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, 8 को मतलब जो 2 है इसको 7 से बड़ा बनाना है, जस्ट बड़ा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, जस्ट बड़ा। तो इसका जो सबसे बेस्ट लॉजिक होता है कि आप 2 को किस में कन्वर्ट कर दो, 8 में। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 3 आप इसको तोड़ मड़ोड़ के ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इससे दोस्तों क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 8 की पावर 13 + 2, ठीक है, 8 की पावर 13। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक बार सही से मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आप इसको बिल्कुल क्लियर से समझ जाएंगे। देखिए कैसे हुआ ये, देखिए 2 की पावर है 41 डिवाइडेड में है 7, ठीक है। अब मैं इसको दोस्तों क्या करता हूँ, 2 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 8 में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसे, देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर, देखिए मुझे 2 की पावर 2 मैं इसमें से अलग निकाल लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 2 की पावर 39, ठीक है।
ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसको पूरा 8 बना सकूँ, यानी कि मुझे इसको 3 के मल्टीपल में बनाना था, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, ये तो हो गया भाई 4 इंटू, अब ये 2 की पावर 39 है, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 13, क्योंकि 3 इंटू 13 क्या होता है, 39 होता है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको बना दिया है। ये एक लॉजिक रहेगा, आप इसको सीखना पड़ेगा इसको आप, ठीक है। यानी कि हो गया भाई 8 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 7, ठीक। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको देखना है कि बस 7 को जब 8 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1। तो ऐसे ही जो यहाँ पर रिमाइंडर है दोस्तों कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर 4 भी है, तो 4 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा, और यहाँ के रिमाइंडर कितने हैं, 1, तो 4 इंटू 1 एक्चुअली कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया दोस्तों, यही इसका लॉजिक रहता है। जैसे आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है भाई 2 की पावर 50 है, इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आपने कुछ नहीं करना है, पहले आपने क्या करना है, इसको इसमें आपको 3 के मल्टीपल में इसको लेके आना है। तो 3 के मल्टीपल में आप जितने एक्स्ट्रा हैं 2 हैं उनको निकाल दीजिए। कौन कौन एक्स्ट्रा 2 हैं, देखिए 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा निकाल देता है, 2 की पावर 48 बच जाता है, क्योंकि 48 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगेगा, देखिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, और ये कितना हो जाएगा 8 की पावर, ये 3 से डिवाइड करके देखो, 3 कम 3, 3 6 18 है ना, तो यानी कि 8 की पावर 16, ठीक, 8 की पावर 16, 16 3 48 होता है ना, डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ पर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, तो एक्चुअली रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों प्रश्न बनते हैं, आप इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दर्पण से देखने में एक घड़ी का समय 8:30 पाया गया, सही समय क्या है। ये भी दोस्तों एक लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। देखिए जब दर्पण से देखते हैं तो जो लेफ्ट की चीज़ है वो राइट में दिखाई देती है, राइट की चीज़ लेफ्ट में दिखाई देती है, ठीक है। उल्टा सुल्टा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ क्या होता है आपका लेफ्ट का राइट में होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसको लिटरल इन्वर्जन बोला जाता है। तो आप यहाँ से देखिए, पहले मैं आपके सामने एक घड़ी बना देता हूँ, इससे आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए घड़ी है, आपको पता होना चाहिए 4 कोने, 4 कोनों के बारे में तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये होता है 12, ये होता है 6, ये होता है 9, और ये होता है 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 8:30, ठीक है, तो ये हो गया 8, ठीक। तो यहाँ पर अगर घड़ी की सुई है, चलिए मैं दूसरे से बनाता हूँ, यहाँ पर घड़ी की सुई देखिए 8:30 हो रहा है, तो 8 और 9 के मिडिल में होगी, और ये इस टाइप से होगा, ठीक है। अब देखिए आपने इसको देखा मिरर में, तो मिरर में क्या होगा भाई, जो लेफ्ट की चीज़ है वो राइट में चले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो यानी कि जो सुई है दोस्तों यहाँ पर रही होगी ये, ठीक है। लेकिन जो नीचे है उल्टा सुल्टा नहीं होगा, मतलब ऊपर का नीचे नहीं हो सकता। तो यानी कि यहाँ पर कितना बज रहा होगा दोस्तों, अगर ये 8:30 हो रहा है तो ये एक्चुअली कितना बज रहा है, 3:30, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 3:30 हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए कि जब आप प्रतिबिंब में देखते हैं तो आपकी जो लेफ्ट वाली चीज़ है वो राइट में होती है, राइट वाली चीज़ लेफ्ट में होती है। तो एक्चुअली घड़ी में देखने में घड़ी में समय 8:30 पाया गया, लेकिन जो सही समय है वो एक्चुअली कितना है, 3:30 है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेशन का दोस्तों, कि किसी भाषा में मद्रास को NBESPT कोड किया जाता है, उसी भाषा में बॉम्बे को क्या बोला जाएगा, ठीक है। आपके पास 1 सेकंड का समय है, आप देख लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ MADRAS, ठीक है, छोटा कर देते हैं थोड़ा ताकि दिख जाए, ठीक है। मद्रास को क्या लिखा गया है, NBESBT, कहने का मतलब है M के बाद N, A के बाद B, D के बाद E, R के बाद S, A के बाद B, S के बाद T। तो भाई बॉम्बे को क्या बोलेंगे, बॉम्बे के बाद B के बाद क्या आना चाहिए, D। तो पहला ऑप्शन यानी कि A और B D से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि अंतर कहाँ पर है, DPN दिख रहा है, तो पहले वाले मत देखो, सीधे बाद वाले देखो, ठीक है। Y के बाद क्या आना चाहिए, Z आना चाहिए, तो Y के बाद Z आना चाहिए, यानी कि D वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए इन प्रश्नों में भी आप समय बचा सकते हैं। देखिए आप अगर आप वैसे पूरे शुरू से करना बैठेंगे कि भाई BD फिर OP, तो देखिए DPN तक तो आगे, DPN CB तक पूरा आगे एक है, बस कौन से में अंतर दिख रहा है, X और Z में दिख रहा है, तो भाई उसको चेक कर लो, जिसमें अंतर दिख रहा है बस उसको चेक कर लो। तो सिंपली ये हो गया कि यानी कि ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है करेक्ट है, क्योंकि Y के बाद Z आना चाहिए, Y के बाद X नहीं आता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो ये थे दोस्तों लोअर पीसेस के प्रश्न। अगली वीडियो में भी हम दोस्तों लोअर पीसेस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इन वीडियोज़ को बनाने में मेहनत लगती है और
अगर आप इसको शेयर करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और भी इससे बेहतर वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। गुड बाय।